एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो आज के इस वीडियो में अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट। सो देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो उसके अंदर डिविजन्स है सेक्टर्स का। ठीक है। सो अभी तक अपन ने जो डिविजन देखा है वो किस बेसिस पे देखा था? वो देखा है अपन ने प्रोडक्शन के बेसिस पे। ठीक है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको पता है आपको क्या जवाब देना है? 3 पार्ट्स में। ठीक है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? सबसे पहला है जिसके अंदर प्राइमरी, फिर दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी और थर्ड नंबर पे है टर्शरी। ठीक है। सो इन तीनों ही सेक्टर्स के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। करेक्ट। इन तीनों ही सेक्टर्स के बारे में अपन ने इतना अच्छे से पढ़ा है कि हमको ये भी पता है कि भाई ये तीनों सेक्टर्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, है ना। इन तीनों ही सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के लिए वो कैसा रहता है, एम्प्लॉयमेंट जो है इन तीनों ही सेक्टर्स में वो किस तरीके से रहता है, तो ये सारी चीजें अपन ने ओवरऑल डिस्कस कर ली हैं। करेक्ट। सो देखो बच्चों, आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमी में जो डिविजन है वो एक और तरीके से होता है। प्रोडक्शन के बेसिस पे वी आर डन। दूसरा जो बेसिस है वो है वर्क के बेसिस पे। ठीक है। सो बच्चों, वर्क के बेसिस पे इकोनॉमी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरे नंबर पे है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। आ गया क्लियर? ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन बेसिस में कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो 3। वर्क बेसिस पे कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके। सो आज अपन जिस बारे में बात करने वाले हैं वो वर्क बेसिस पे ही है। ठीक है। सो आपके एनसीईआरटी में ना 2 स्टोरी गिवन है। ठीक है। सो उन दोनों स्टोरी में एक स्टोरी है कांता की और एक स्टोरी है कमल की। ठीक है। सो जो कांता है ये कहाँ काम कर रही हैं? ये एक ऐसे ऑफिस में काम कर रही हैं जहां का टाइम फिक्स है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? सबसे पहली चीज, टाइम यहाँ पे फिक्स है, इनकी सैलरी फिक्स है ना, रेगुलर सैलरी है। ठीक है। फिर इनकी संडेज को छुट्टी रहती है, संडेज हॉलीडे। ठीक है। इनको पेड लीव्स मिलती है। ठीक है। फिर और इनको इनके पास में और क्या बेनिफिट्स हैं कि इनका पीएफ कटता है। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट सेव करती है। आपकी सैलरी में से एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट जिसको कट करती है और अपने पास में रखती है, और फिर जब आपकी जॉब पूरी हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको वापस देती है वो इकट्ठा हुआ पैसा, दैट इज पीएफ। ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये देखा था कि भाई चलो ठीक है, टाइम इनका फिक्स रहता है ना। सुबह 9 बजे जाती हैं और शाम को 5 बजे तक काम करती हैं। फिक्स आवर्स हैं इनके काम करने के। जो सैलरी है वो रेगुलर बेसिस पे है। ठीक है। सो महीने के स्टार्टिंग में इनको सैलरी मिल जाती है, संडेज को इनकी छुट्टी रहती है। इनको जो हॉलीडेज मिलते हैं वो पेड हॉलीडेज होते हैं, यानी कि कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसके लिए इनके बिल्कुल भी अमाउंट नहीं कट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। इसके अलावा इनको क्या मिलता है? मेडिकल अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। ठीक है। इनको मेडिकल अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। ठीक है। यानी कि जहां पे ये काम कर रही हैं वो इनको मेडिकल के लिए भी अलाउंस देते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें कांता को मिल रही हैं। ओके। सो ये तो हो जाती है कांता की स्टोरी। सो सबसे पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे फोकस करनी है वो ये है कि भाई कांता काम कहाँ कर रही है? सो ये काम कर रही है एक ऑफिस में। ठीक है। आप अपनी उस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अब नेक्स्ट स्टोरी है यहाँ पे कमल की। कमल कौन है? कांता के नेबर हैं। ठीक है। ये कहाँ काम करते हैं? ये एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। ओके। तो सबसे पहली चीज जो अपने टाइम देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि कमल का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। ये सुबह जाते हैं, ठीक है, 7, 7:30, 8 बजे जाते हैं और शाम को बहुत देर तक भी फ्री होते हैं। कभी 9 बज जाती है, कभी 10 बज जाती है, कभी 8 बजे फ्री होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो टाइम है इट्स नॉट फिक्स। ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो जैसे कांता को तो क्या था, एक रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रही थी, वैसे इनके जो मालिक हैं, ठीक है, कमल के जो मालिक है वो इनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी नहीं देते हैं। ठीक है। अगर किसी दिन ये छुट्टी ले लेते हैं तो इनकी सैलरी उसमें से कट हो जाती है। सो यहाँ पे नो रेगुलरिटी।
ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे बात करी है थर्ड नंबर पे संडेज। अब देखो जहां पे कमल काम कर रहे हैं जिस ग्रोसरी शॉप में, वो संडे को बंद नहीं रहती है, तो इनके लिए देयर इज नो संडे, ठीक है। अब जैसे कांता को क्या मिल रही थी, इनको पेड लीव्स मिल रही थी, वैसे इनको किसी भी तरीके की कोई पेड लीव्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। अगर कोई नेशनल हॉलिडे है या फिर कोई फेस्टिवल है, अगर इनकी दुकान खुली है तो फिर कमल को आना ही पड़ेगा, इनके लिए देयर इज नो छुट्टी। अगर ये छुट्टी ले भी लेते हैं तो उसका पैसा इनकी सैलरी से कट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे नो पेड लीव, करेक्ट। नो पीएफ, कोई किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड नहीं है, नो मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि भाई कांता जो काम कर रही है, जो ऑफिस जिस ऑफिस में ये जानती है, यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। और जहाँ पे कमल काम कर रहे हैं वहां पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे अगर मान लो कि कांता किसी दिन किसी रीजन की वजह से अगर 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रही है तो उसके लिए इनको पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ऐसा ओकेजन है जिसकी वजह से कमल के मालिक को अपनी दुकान थोड़ी सी ज्यादा देर तक अगर ओपन करके रखनी पड़ रही है, तो कमल को उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, नो बेनिफिट्स, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कमल की जो सिचुएशन है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है कि आप किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हो, मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपना बैग ऑर्गेनाइज करते हो तो बैग मतलब अच्छी तरीके से उसके अंदर बुक्स जमाते हो, अपना बॉक्स जमाते हो, हर सब चीज करते हो। जैसे आप अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज करते हो तो अपने शेल्फ में सारी बुक्स अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक करके आप ऑर्गेनाइज करते हो। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड से ही पता लग रहा है कि कुछ भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है ना। छोटी चीज नीचे है, बड़ी चीज ऊपर है और गड़बड़ हो रखी है, देन दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर सभी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहती हैं और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मालिक होता है वो अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। अगर वो उनके अंडर में कोई लोग काम कर भी रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से उनको काम करवाएंगे और जो भी वेजेस ये देना चाहेंगे बस उसी वेजेस पे उनको काम करवाते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि आपके घर में, आपके नेबर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोग तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे डेली अगर आपकी मम्मी ऑफिस जाती हैं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, सो दे आर वर्किंग इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। सुबह उठ के 9 बजे वो घर से निकलते हैं, 10 बजे का उनका ऑफिस का टाइम है, 5 बजे उनका ऑफिस बंद हो जाता है, तो 6 बजे तक वो घर आ जाते हैं, ठीक है। वहीं आपने देखा होगा कि आपके घर के पास में कोई शॉप है या फिर कोई लेबर है जिसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी दिन तो उनको काम मिल रहा है, किसी दिन उस लेबर को काम नहीं मिल रहा है ना। किसी दिन वो 500 रुपए के हिसाब से काम करके आ रहे हैं, किसी दिन 300 रुपए के हिसाब से काम करके आ रहे हैं, मतलब इनकी सैलरी भी फिक्स नहीं है। सो इस तरीके का जो सेक्टर होता है इसको अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जानते हैं, ओके। सो जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ना दोनों तरीके से देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखा जाता है, रूरल एरियाज में भी ये सेक्टर देखा जाता है और अर्बन एरियाज में भी ये सेक्टर देखने को मिलता है। देखो रूरल एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो कौन होते हैं, जैसे जिनके पास में जमीन नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कुछ ऐसे किसान जिनके पास में बिल्कुल भी कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो भी किसके अंडर में आती हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर में आती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि रूरल एरियाज में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क करता है एज वेल एज अर्बन एरियाज में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क करता है। सो अर्बन सेक्टर में किस तरीके से, जैसे जो लेबर होते हैं, है ना, दे आर वर्किंग इनटू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि पर डे के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी कुछ भी फिक्स नहीं रहती है, किसी दिन उनको काम मिलता है, किसी दिन उनको काम नहीं मिलता है। सो जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं अर्बन एरियाज में, दे आर वर्किंग इनटू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ अर्बन एरिया। और जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं इन रूरल एरियाज, तो उसको अपन किस तरीके से कंसिडर करते हैं, उसको अपन कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ रूरल
एरियाज, ठीक है। सो इन सभी चीजों को अपन आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी क्या करना है अपन को, बस ये अपना आज का ओवरव्यू है, ठीक है। इसके जो अपने पास में नोट्स है क्विकली अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन आज कुछ भी नहीं बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो डिविजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी तरीके के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ओके, so on the basis of working conditions or how people are employed, sectors of economy are divided into organized and unorganized sectors, ठीक है। लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो एम्प्लॉयड हैं, इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। एक तो है अपना ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अपना अनऑर्गेनाइज्ड, करेक्ट। ओके, सबसे पहले अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क where the terms of employment are regular। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे हैं, यहाँ पे रेगुलर हैं, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, यहाँ पे लोगों के पास में अश्योर्ड काम है, ठीक है। सबके पास में एक काम है जिसको करने के लिए वो रोज आते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी भी तरीके का जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, ठीक है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, तो हर किसी को अपना एक काम अलॉटेड है और उसी काम को करने के लिए वो रोज जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका लंच होता है, पर्टिकुलर टाइम पे उनका ऑफिस बंद होता है, पर्टिकुलर टाइम पे वो घर आते हैं, संडेज को उनका ऑफ रहता है, ठीक है। महीने की शुरुआत में उनको क्या मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है ना। और हर थोड़े टाइम में क्या होता है, उनका इंक्रीमेंट होता है। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा आवर्स अगर ऑफिस में देते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, ठीक है। उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, उनको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, है ना। अगर कोई विमेन है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है। ओके, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये कहाँ पे दिए जाते हैं, ये सारे बेनिफिट्स बच्चों ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर दिए जाते हैं, करेक्ट। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इस सेक्टर को अपन ऑर्गेनाइज ही क्यों कहते हैं, तो इसलिए अपन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मल है ना, कुछ फॉर्मल प्रोसेस है और कुछ फॉर्मल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से इसको अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, These enterprises are registered by the government। अब ये जो enterprises हैं ये किसके थ्रू रजिस्टर की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर की जाती है। And have to follow the rules and regulations। और यहाँ इन enterprises के अंदर में जो भी लोग काम करते हैं उनको इन सभी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। Formed under the various laws like Minimum Wage Act, Factory Act, etc। ठीक है। सो यहाँ पे इन एंटरप्राइजेस में ये सभी एक्ट के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इन सभी लोगों को जो भी यहाँ पे काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, इन सभी को इनको मानना पड़ता है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्हें आज काम मिले, हो सकता है कि कल जो इनका ठेकेदार है वो कह दे कि नहीं हमें इतने उनकी लेबर की जरूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो इतने सारों में से सिर्फ 4 लिए जाएंगे, बाकी सारे उनके पास में काम ही नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फार्मर्स हैं, तो किसी सीजन में इतने सारे फार्मर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर सीजन नहीं है तो इन सबको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं कि अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। So, unorganized sector is a sector which is not covered, registered with the government। ठीक है, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल भी कवर्ड या रजिस्टर्ड नहीं होता है। This sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the government control and interference। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सी ऐसे मतलब यूनिट्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत दूर है, ठीक है। आपके घर के आसपास जो ठेला लेके भैया आते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो भी किस तरीके का काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वेंडर्स होते हैं, अपन जैसे जाते हैं है ना, चौपाटी वगैरह पे जाते हैं अपन कुछ भी खाने के लिए, है ना, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब गवर्नमेंट को पता तो है कि भाई हाँ इस तरीके का ये सारा मार्केट यहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ पे इस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस या फिर कुछ भी आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है इन पे। ओके, सो वर्कर्स हियर गेट लो वेजेस। अब यहाँ पे वर्कर्स को कैसे वेजेस मिलते हैं, लो वेजेस मिलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, और अगर ये ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो इनके लिए किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है, एंड पेड हॉलीडे एटसेट्रा, ठीक है, ना ही इनके लिए ओवर टाइम का कोई प्रोविजन है, ना ही इनके लिए कोई पेड हॉलीडे है। ओके, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, काफी बार 6 बजे फ्री कर देते हैं, ठीक है, जितना काम होता है उतना उनको वहां पे मतलब यूज में लेते हैं, ठीक है, उन वर्कर्स को जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको फ्री कर देते हैं, चाहे फिर वो काम 6 बजे खत्म हो जाए, चाहे 10 बजे खत्म हो, चाहे 11 बजे खत्म हो, इनके जो भी टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेजेस हैं वो भी बिल्कुल फिक्स रहती हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम दिया जाता है वर्कर्स को, ठीक है, सो लेस देन मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, तो इसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो फिक्स कर रखे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर उन मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस उन वर्कर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो लोग भी काम करते हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सिक्योर रहता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये कुछ बहुत बड़ा कुछ गलती नहीं कर लेते या स्कैम नहीं कर लेते, इनको नहीं निकाला जाता है, ठीक है। इनको सिर्फ क्या दिया जाता है, जैसे फॉर्मल कोई लेटर वेटर थमा देते हैं कि भाई आपसे ये गलती हुई है तो आपको ये लेटर दिया जा रहा है और ये आपके लिए वार्निंग है, ठीक है, लेकिन इनको एकदम से ऑफिस से नहीं निकालते हैं। लेकिन वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई ऐसा वर्कर है जो कि जिससे कोई गलती हो गई, छोटी से छोटी गलती, तो उसको फट से क्या कर देंगे, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉब है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जॉब जो है वो सिक्योर रहती है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। सो एंजॉयबल वर्किंग कंडीशंस, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं वो काफी एंजॉयबल होते हैं। यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं। अदर फैसिलिटीज सच एज मेडिकल, ग्रेट्युटी, अदर पेंशंस आर प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, पीएफ वगैरह, मेडिकल अलाउंसेस, ये सब चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी किसी भी तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं होती है। ओके, सो आई होप कि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों को ये देखना है कि भाई आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। आपके आसपास आपके नेबर में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, या फिर इसके अलावा अगर कोई भी आपका ऐसा कोई डाउट है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो बस अपना इतना सा ये टॉपिक है। सो इसके बाद में एक और वीडियो अपन लेके आएंगे जिसके अंदर अपन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।